हेलो एवरीवन। और आज का टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट में, और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन भी है जो कि लॉन्ग आंसर्स में आता है। तो लीडरशिप में हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, स्टाइल, थ्योरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ लीडरशिप इन नर्सिंग। Leadership Introduction. Leader is a part of management and one of the most significant element of direction. A leader may or may not be manager, but a manager must be leader. A manager as a leader must lead his subordinates and also inspire them to achieve organizational goal. Thus leadership is driving force which get the things done by others.
सो लीडरशिप जो है एक मैनेजमेंट का पार्ट है, और जितना भी जो लीडरशिप होता है एक सिग्निफिकेंट डायरेक्शन देता है किसी भी काम के लिए। सो जो लीडर होता है वो मैनेजर भी हो सकता है और मैनेजर नहीं भी हो सकता है, बट एक मैनेजर हमेशा लीडर होगा। क्यों? क्योंकि उसको लीड करना है, जो भी सबऑर्डिनेट्स है उनको इंस्पायर करना है और उनको मोटिवेट करना है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसलिए जो लीडरशिप होती है एक ड्राइविंग फोर्स भी कहा जाता है, जहाँ पे कि एक इंस्पिरेशन दिया जाता है लीडर के द्वारा, जिससे कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने काम कर सके। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। Next is the definition. Leader, a person who demonstrate and exercise influence and power over others. Leader have a vision and influence other by their action and commitments. Means comments. So एक लीडर ऐसा पर्सन होता है जो कि एक डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स कि एक स्पीच टाइप का देना, जो कि जिससे कि जो दूसरे पर्सन है वो भी उसको इन्फ्लुएंस कर सके। और जो लीडर का विजन होता है वो हमेशा ये होता है कि गोल को कैसे अचीव करना है, इसके लिए उसको जो भी सबऑर्डिनेट्स उसके साथ काम कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा टुवर्ड्स देयर एक्शंस। और जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, जो एक स्टेटमेंट टाइप का है कि गोल को अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर सके। देन लीडरशिप। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होती है जहाँ पे कि एक लीडर इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे पर्सन्स को। वो इन्फ्लुएंस कहीं भी हो सकता है कि काम के लिए मोटिवेट कर सकता है, और अदर जो एक्टिविटी जो अदर सबऑर्डिनेट समटाइम नहीं कर सकते उनको ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकता है बाय एनी मेथड, तो वो लीडरशिप आती है। देन इम्पोर्टेंस। लीडर्स मोटिवेट पीपल। लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप का रोल है कि जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा मोटिवेट करते हैं पर्सन्स को। So a leader motivates employees for higher output through motivational techniques. The leader himself act as a motivating factor. So leadership में जो लीडर है वो हमेशा मोटिवेट करेगा जो एम्प्लॉय उसके साथ काम कर रहे हैं, और एक मोटिवेशनल टेक्निक उसे पता होगी, क्योंकि लीडर हमेशा जो होता है वो एक ऐसा फैक्टर होता है, मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जिससे कि अदर पर्सन को भी मोटिवेशन मिलता है टुवर्ड्स पर्टिकुलर वर्क और अचीवमेंट जो उनको उस टास्क के दौरान दिया गया है। सो लीडर काउंसिल एम्प्लॉयज। लीडर काउंसिल भी करते हैं एम्प्लॉयज की। इन एन ऑर्गेनाइजेशन पीपल नीड्स काउंसलिंग टू रिड्यूस इमोशनल डिसइक्विलिब्रियम एंड टू रिमूव बैरियर टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस. A leader solves such a type of problem and make employee happy. Thus, a leader act as a counselor. जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे कभी ना कभी एम्प्लॉयज़ को ऐसे रहता है कि थोड़ा इमोशनल डिसइक्विलिब्रियम रह गया, अनस्टेबिलिटी, और कुछ ऐसे बैरियर आ रहे हैं जो जिससे कि वो रुकावटें, जिससे कि वो काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो उन सब चीज़ों को डील करने के लिए एक लीडर होना चाहिए, जिससे कि वो उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और एम्प्लॉय को हैप्पी रख सके। मीन्स हैप्पी एम्प्लॉय होगा तो उसको जो वर्क है, वर्क इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा लगेगा, और वो अपने जो भी उनको टास्क दिया है, प्रोजेक्ट्स दिए हैं वो उसको कर सकते हैं। सो लीडर को हम एक काउंसलर भी कह सकते हैं। Leader develop team spirit. Yes, a leader creates confidence in his subordinates and gain their faith and cooperation. Besides, the leader provides environment conducive to work which result in a team spirit. एक लीडर में ऐसी क्वालिटी होना चाहिए या ऐसे उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हम जिसे कहते हैं, जो लीडर के साथ काम करते हैं,
उनको एक फेथ हो और उनमें एक स्पिरिट होगी कोऑपरेशन की, जिससे कि अगर कोई भी टीम है और उनका लीडर है और वो जो लीडर है वो एक टीम स्पिरिट, चाहे वो मोटिवेशन से या कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करके या उनको बता सकते हैं कि दे आर वर्किंग इन अ टीम. Next, a leader aim at time management. A leader is in position to utilize time productivity in an organization. A leader get things done by people by the proper time management. एक लीडर का मेन एम होना चाहिए कि वो किसी भी वर्क को कर रहे हैं तो उस पर टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी अगर वर्क टाइमली होगा. और इसके लिए एक लीडर का जितने भी उसके अंडर वर्क कर रहे हैं उनका टाइम मैनेजमेंट के लिए उनको बताना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Leader strive for effectiveness. A leader brings effectiveness to an organization by providing the workers with the necessary resources in terms of money, methods, climate और work environment. एक leader हमेशा जो organization की effectiveness को देखने के लिए जो workers को हमेशा जितने भी उनकी नेसेसिटी हैं, जो उनके रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोवाइड करना में हेल्प करता है. जैसे कि इन टर्म ऑफ मनी है, आइदर जो क्लाइमेट है या वर्क इन्वायरमेंट है, वर्क इन्वायरमेंट को कोई और ज़्यादा कैसे इफेक्टिव बनाना, वो सब लीडरशिप की इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ लीडरशिप. एग्जीक्यूटिव, प्लानर, पॉलिसी मेकर, एक्सपर्ट, एक्सटर्नल ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव, कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप. एक जो लीडर होते हैं उसके बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जो कि एक लीडर को करने चाहिए. मीन्स अगर एक कोई भी पर्सन है जो कि उस पोजीशन में है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके एम्प्लॉय के साथ जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ कैसे फंक्शन करना है. सो जो फर्स्ट फंक्शन आता है लीडरशिप का दैट इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मतलब होता है एक कनेक्शन बनाना पर्सन्स के साथ. वो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में बना सकते हैं, बिजनेस में बना सकते हैं. और एग्जीक्यूटिव का एक और मीनिंग आता है मेकिंग प्लान और मैनेजिंग. तो ये सारे जो लीडरशिप के रोल फंक्शंस में आता है कि अगर कोई भी टास्क दिया है उसको कैसे प्लान करना है, कैसे उसके मेथड्स निकालने हैं, वो सब एक मैंने लीडरशिप की फंक्शंस में आता है. देन प्लानर. प्लानर मीन्स अगर कोई भी टास्क कर रहे हैं तो उसको सिंपली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं. तो वो जो प्लानर है कि कैसे कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, वो भी एक लीडरशिप का फंक्शन है. देन पॉलिसी मेकर भी लीडरशिप का फंक्शंस है. एंड एक्सपर्ट. अ लीडर ऑलवेज मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन एनी टर्म्स, जो कि सबऑर्डिनेट से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, ज़्यादा एक्सपर्ट हो, कॉन्फिडेंट हो एंड नॉलेजेबल हो. एक्सटर्नल ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव. इसमें एक जो लीडरशिप का फंक्शंस होते हैं वो हमेशा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और विद इन दैट सब पर्टिकुलर ग्रुप्स पर्सन्स आते हैं और और जो वो सब इंडिविजुअल एक ग्रुप बनाते हैं और उसको पर्टिकुलर कोई भी टास्क है, प्रोजेक्ट है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. देन कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप मीन्स का बहुत सारे ऐसे होते हैं सबऑर्डिनेट्स जब किसी ग्रुप में होते हैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी रहते हैं, बट उसको कंट्रोल करने का भी लीडरशिप में फंक्शंस आते हैं लीडरशिप के. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ लीडरशिप. सो टाइप ऑफ लीडरशिप, फर्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल लीडर. ही इज वन हु possesses which knowledge and technical competence. All his subordinates listen and follow his advice because of his specialized intellectual authority. Example, financial advisor, legal advisor. So जो types of leadership होते हैं, एक आते हैं intellectual leadership means कि जिस पर्सन के पास पूरी knowledge है और even
वो नॉलेज किसी भी फील्ड में है और आइदर एक डिपार्टमेंटल नॉलेज है जहाँ पे कि वो एक्सपर्ट हैं, और ये इसमें भी हो सकता है टेक्निकल कॉम्पिटेंस में भी रह सकता है। सो एक जो लीडर होना चाहिए वो हमेशा एक ऐसा पर्सन है जिसको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो हो सकता है जिससे कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसको ध्यान से सुनेंगे कि हाँ, ये हमें एडवाइस दे रहे हैं, मीन्स कि हमारे लिए अच्छा है और हमारे जो ये नॉलेज है वो बढ़ी। सो इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लीडर्स में एग्जांपल भी आते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइजर होता है और लीगल एडवाइजर होता है। Next is creative leader. So a creative leader uses the technique of circular response to encourage ideas to flow from group to him and vice versa. He draws out the best in his followers and control them with zeal to attain the goal. So creative leader एक ऐसे लीडर होता है जहाँ पे कि जो पर्सन है वो अपनी आइडियाज को इनकरेज करके या क्रिएटिव आइडियाज को किसी भी वर्क एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बेस्ट आउटकम प्रोवाइड करता है। और उनमें उसमें एक क्वालिटी भी होती है कि कैसे वो एक गोल को अचीव कर सके और अपने जो फॉलोअर्स हैं सबऑर्डिनेट्स हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सके। ये भी एक क्रिएटिव लीडर की आइडियाज में होता है इन्वॉल्व। Persuasive leader. He gains faith and confidence from his followers. He possesses a magnetic personality which attracts followers, which helps to get work done by them effectively. So he और she can इसमें आ सकता है, क्योंकि जो लीडर होता है वो गर्ल्स भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, बिकॉज जो लीडरशिप होती है वो एक ऐसा पर्सन होता है जहाँ पे कि जो कि नॉलेजेबल है, जो कि कॉन्फिडेंट है, जिस पे एक पावर है अपने ग्रुप को इनरोल करने की, टीम स्पिरिट को इन्वॉल्व करने की और अपना काम इफेक्टिवली करने की। तो इसमें क्या हो सकता है, जो लीडर है उसमें फेथ होना, जो ग्रुप का है जो या उसको सबऑर्डिनेट्स फॉलो कर रहे हैं उनका फेथ होना या कॉन्फिडेंस होना टुवर्ड्स देयर लीडर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लीडर होनी चाहिए उसकी एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सपोज अगर हम कोई भी एक ऐसा लीडर होता है या पर्सन होता है जो कि बहुत अच्छी स्पीच दे रहा है, तो हम क्या कर सोचते हैं कि वाह, मतलब कि हमें लगता है कि हम उसके थॉट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसके थॉट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसे है, सपोज कोई पर्सन आता है, आप कहीं पे भी बैठे हो, बहुत सारे लोग ग्रुप है बैठे हो, कोई स्पीच देके जा रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो, बस कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिवली कैसे उनको जो पॉपुलेशन है उसको अट्रैक्ट करना है, वो सब आते हैं कि वो क्या वर्ड्स यूज करें जिससे कि जो पीपल हो वो अट्रैक्ट हो सके। तो एक ऐसी अलग अलग पर्सनैलिटी रहती है, और ऐसी पर्सनैलिटी एक लीडर में भी होनी चाहिए, जिससे कि जो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए जहाँ पे कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं या उसके फॉलोवर्स हैं वो उसको सुन रहे हैं या उसके साथ काम करने के लिए वो रेडी हैं। Next is institutional leader. When a person become a leader by virtue of his position, he is called a institutional leader. Example, the principal of a college, managing director of a company. So institutional leader एक ऐसा person है जहाँ पे कि उसकी जो पोजीशन है उस इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में एज द लीडर की तरह है। जैसे कि एक कॉलेज है तो वहाँ पे प्रिंसिपल इज अ लीडर दैट लीड्स द टीचर्स, स्टूडेंट और मैनेजिंग ऑल थिंग्स। नेक्स्ट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, जो एक कंपनी का रहता है, वो उनको भी क्या करना है, अपने साथ जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं उन सबको भी आगे मोटिवेट करते रहना है टुवर्ड्स देयर गोल ऑफ द कंपनी। Democratic leader. A democratic leader is one who does not lead but is led by his followers. In other words, he follows the opinion of majority of his followers and delegate most of his power to them. डेमोक्रेटिक जो लीडर है वो ऐसी लीडरशिप है जहाँ पे कि जो पर्सन है वो जो फॉलोअर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं के थ्रू इलेक्टेड हुआ, मीन्स कि उन्हीं के जो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग
वो लीडर बना है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लीडर है वो मेजोरिटी डिसीजन उनके फॉलोअर्स का होता है, या ओपिनियन हम कह सकते हैं कि वो फॉलोअर्स का ओपिनियन मेजोरिटी में रहता है। और यहाँ पे जो पावर का डिवीजन होता है या वर्क होते हैं वो भी उनमें डिवाइडेड रहता है। तो जो डेमोक्रेटिक होते हैं जनरली वो लीड होता है बाय द फॉलोअर्स, देन एंड द फॉलोअर्स हैव द right to give their opinion. Next is autocratic, is one who dominates and drives his group through coercions and command. He institutes a sense of fear among his followers. Such leaders love power and never delegate their authority. Autocratic power leader में सिर्फ एक ही पर्सन, आइदर ही और शी, वो ही पर्सन है जो कि लीडर है और वो हर किसी को डोमिनेट कर सकता है, और जो उस लीडर ने कमांड दिया है या जो उसने डिसीजन लिया है वो ही सबसे ऊपर रहता है। एंड इसमें जो फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं उनमें फेयर रहता है टुवर्ड्स देयर लीडर। और यहाँ पे कोई ऐसे लीडर के जो पावर्स होते हैं या वर्क्स होते हैं वो भी डिवाइडेड नहीं रहते हैं। जो लीडर होता है वो खुद ही अपना काम वो खुद ही करता है, और आइदर जो फॉलोअर्स हैं उनमें कोई भी कमिटमेंट दे मीन्स कि जो भी वो कमांड देता है वो उसके फॉलोअर्स करते हैं। नेक्स्ट इज थ्योरीज।
Theories. Trait theory, great man theory. This theory suggests that leaders have some inborn traits. They may have certain set of characteristics that crucial for inspiring others towards a common goal. A successful leader is supposed to have the following traits: good personality, tirelessness, capacity to read others' mind, ability to make quick decisions, courage, intelligent, reliability, and imagination. जो फर्स्ट थ्योरी आती है ट्रेड थ्योरी, जिसे हम ग्रेट मैन थ्योरी भी कहते हैं, और इसका मतलब है कि जो लीडर्स होते हैं वो इनबॉर्न रहते हैं, मीन्स कि उनकी जो क्वालिटी होती है दैट इज़ फ्रॉम इनबॉर्न। उसमें ऐसे ही रहते हैं कि कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिसको हम एक कहते हैं ना भीड़ में भी ढूंढ लेते हैं, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स कि उनकी पर्सनैलिटी को देख के ही अदर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जिस लीडर्स में होते हैं वो इंस्पायर कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को कि टुवर्ड्स एनी गोल्स। सो एक सक्सेसफुल लीडर के लिए गुड पर्सनैलिटी होना और एक ओ वर्क करना और जो दूसरे की माइंड को समझना और कैसे डिसीजन लेना है और कैसे एक जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे एक इंटेलिजेंस पावर और जो भी अपने काम को कैसे उनको शो करना है, मीन्स कि कैसे एक्टिविटी को उसको करना है। तो जो लीडरशिप होती है जिसमें ट्रेड या ग्रेट मैन थ्योरी कहते हैं, तो उसमें एक क्वालिटी ही पर्सनैलिटी ही जो रहती है लीडर की वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए और उनमें ऐसी क्वालिटीज़ होना चाहिए जिससे कि जो अदर पर्सन है वो ईजिली इन्फ्लुएंस हो सके। It was believed that through this theory critical leadership traits should be isolated and the person with such traits could be recruited, selected and installed into the leadership positions. This theory is common in military and is still used as a set of criteria to select a candidate for commissions. सो मीन्स कि ऐसे जो क्वालिटी होती हैं जनरली, जैसे आपने मिलिट्री आर्म फोर्स को देखा होगा जो कि इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग रहती है ना। तो जब हम रिक्रूट करते हैं वो भी ये देखते हैं कि जैसे कि हाइट इतनी होनी चाहिए और पूरे हेल्दी होने चाहिए। तो ये सब एक क्राइटेरिया है जो एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि यस दे हैव दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो अगर आप वैसे भी देखोगे कि अगर जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस को एक साथ बिठाया जाए और आपको भी लगेगा कि हाँ इनकी पर्सनैलिटी चेंज है, उनकी पर्सनैलिटी कुछ अलग है, तो यही रहता है पर्सन्स में। तो एक लीडरशिप के लिए जो पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस रहता है और एक पर्सनैलिटी और बिहेवियर रहता है, इंटेलेक्चुअल पावर, आइडियाज़ रहते हैं, वो उनको लीडर बनाते हैं। Style theory. This focuses on what leaders do in relation and contextual terms. The achievement of satisfactory performance measures require supervisors to pursue effective relationship with their subordinates while comprehending the factor in work environment that influences outcome. So in style theory जो leader होते हैं वो एक relationship जो सबऑर्डिनेट्स उनके साथ काम कर रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है और कैसे एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देना है टुवर्ड्स एनी गोल। तो मेनली जो स्टाइल थ्योरी में आता है वो एक रिलेशनशिप बनाना, एक वर्क इन्वायरमेंट को और भी अच्छे से इन्फ्लुएंस करना बाय द सबऑर्डिनेट्स और विद इन द ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो इसमें एक सेटिस्फैक्ट्री और सुपरवाइजरी परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। Transactional and transformational theory. This theory describes the relationship between leader and followers. New concepts such as empowerment, inspiration, motivation, and social learning are present. This refers to a process whereby the leader attends to need and motivates followers so that interaction raises to the high level of motivation and mortality. So
मोटिवेशन एंड मॉरलिटी। सो इसमें ये आता है कि जो थ्योरीज होती हैं वो एक डिस्क्राइब करती हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी की, जो लीडर है उसका जो रिलेशनशिप है लीडर का फॉलोअर्स के साथ कैसे है, मीन्स कि जो लीडर है उनमें न्यू कॉन्सेप्ट आने चाहिए, कैसे वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स। हो सकता है जो लीडर है वो अभी इस ग्रुप में लीडर है, फिर नेक्स्ट हो सकता है कुछ और टास्क मिले इन ऑर्गेनाइजेशन और वो कुछ और अदर सबऑर्डिनेट्स का लीडर बने। सो इसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, एम्पावरमेंट और जो इंस्पायर करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, फॉलोअर्स को, वो रहता है इसमें। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लीडर कैसे मोटिवेट्स कर सके फॉलोअर्स को, और उनकी जो इंटरेक्शन है वो कैसे हाई लेवल पे जाए टुवर्ड्स मोटिवेशन एंड मॉरलिटी। Situational theory. This theory believes that leadership effectiveness depended on the relationship among the leader task at hand, their interpersonal skill and favorableness the work situation. This theory considers the challenge of situation and encourage an adaptive leadership style to complement the issue being faced. सो सिचुएशनल थ्योरी एक ऐसे आती है जहाँ पे कि एक कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि जो लीडर है उसको एक चैलेंज या फॉलो करना पड़ रहा है, या फिर कुछ ऐसी अडेप्टिव मेथड यूज करनी पड़ रही है जिससे कि वो उस टास्क को कंप्लीट कर सके। सो इस थ्योरी में हमेशा जो लीडरशिप है वो डिपेंड होती है कि जो लीडर है उसको कैसे अपना टास्क हैंडल करना है और कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने हैं, स्किल्स बनाने हैं, और कैसे एक वर्क सुटेबल वर्क इन्वायरमेंट बनाना है और सिचुएशन बनाना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमें टास्क भी मिलते हैं जहाँ पे कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उन चैलेंजेस को ओवरकम करके और अपने सबऑर्डिनेट्स को एक साथ टीम स्पिरिट में रख के कैसे एक लीडर वर्क करता है, तो दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल थ्योरी। Contingency theories. This theory focus on particular variables related to the environment that might determine which particular style of leadership is best situated for the situations. According to this theory, no leadership style is best in all situations. Success depends upon a number of variables including the leadership style, qualities of followers and aspects of the situation. कंटीजेंसी थ्योरी का मतलब है कि जो कोई भी सिचुएशंस होती है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं कि वो उससे उस सिचुएशन में क्या हो सकती है। समटाइम एक वेरिएबल्स आते हैं तो क्या होता है कि जो सिचुएशन है या गोल है उसमें बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है उसको अचीव करना। सो इस थ्योरी के अंदर है कि कोई भी ऐसा लीडरशिप, ये जो लीडरशिप है कंटिजेंसी, वो बेस्ट है हर सिचुएशन में। यहाँ पे जनरली जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स या जो लीडरशिप स्टाइल है, क्वालिटीज़ हैं उनकी, उस पर डिपेंड करता है कि वो हर सिचुएशन पे एक कंटिन्यू फोकस करके कैसे काम कर सकते हैं और कैसे गोल अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूस और फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर लीडर फोकस्ड है तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको भी क्या कर सकते हैं, मोटिवेट्स कर सकते हैं और उनका भी फोकस, कंसंट्रेशन गोल के टुवर्ड्स ला सकते हैं। नेक्स्ट इज बिहेवियर थ्योरी. This theory is based upon the belief that great leaders are made, not born. Rooted in behaviorism, this leadership theory focuses on the actions of leader, not on mental qualities or internal state. According to this theory, people can learn to become leaders through teaching and observation. बिहेवियर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है क्योंकि जो बिहेवियर होता है हम पर्सन्स का, वो क्या होता है, सीख के हम बिहेव करते हैं ना। और जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज़ बताई जाती है तो हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। तो बिहेव क्या होता है, इनबॉर्न नहीं होता। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम
उसको बनाते भी है अपने बिहेवियर को। जैसे हम कहते हैं कि तुम अपना बिहेवियर चेंज करो, या यहाँ पे मीन्स कि एक हमारा फॉर्मल बिहेवियर अलग होता है, इनफॉर्मल अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जो बिहेवियर है वो इंसान का अडेप्टिव भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि इनबॉर्न है तो अब चेंज ही नहीं होगा, हम अपने बिहेव को चेंज कर सकते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर हमारे के साथ कोई मेंटर और लीडर हो, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो उनका बिहेवियर है वो भी चेंज करा सकता है ड्यू टू मैनी एक्शंस, और उनकी इनर क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करके। सो इसमें जो लीडर आता है बिहेवियर थ्योरीज में, वो लीडर अपनाता है टीचिंग को और ऑब्जर्वेशन को, ऑब्जर्व करके देखता है और फिर उनमें उसको लगता है कि ये जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं उसमें ये बिहेवियर चेंज करना है या ये चीज़ें उनमें कमी है, तो वो उनको फिर बताते हैं। Next is participative theories. Participative leadership theories suggest that the ideal leadership style is one that takes the input of others into account. These leaders encourage participation and contribution from group members and help group members feel more relevant and committed to the decision making process. In participative theory, however, the leader retains the right to allow input of others. सो पार्टिसिपेटिव थ्योरीज में आपको पार्टिसिपेटिव का मीनिंग से ही पता चल रहा होगा कि पार्टिसिपेट करना मीन्स इसमें लीडर जो होता है वो उसमें वो उनका ये होता है माइंड में कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, और जितने भी ग्रुप मेंबर हैं वो सब पार्टिसिपेट करें और डिसीजन लें, जिससे कि वो और भी रिलीवेंट और फील कर सकते हैं, और एक सेंस ऑफ बिलोंग मीन्स की बिलोंगिंग रहती है कि हम ग्रुप में हैं और हाँ हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिव थ्योरी जो होते हैं वो लीडर मेनली जो उनके ग्रुप होते हैं उनको एक राइट्स देते हैं कि हाँ जो ये काम है वो आप कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू उनके इनपुट भी काम दे सकते हैं। सपोज लीडर को पता है कि कौन जो सबऑर्डिनेट्स हैं कौन किस में गुड इनफ है, तो वो उनको वो काम भी दे सकते हैं, जिससे कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसको भी ये लगेगा कि हाँ मैं इस फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या इस टास्क में भी परफॉर्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज charismatic theory. People become leaders because they have charisma. Because of this, other people feels better in the presence and they will get emotional support and inspiration from leaders. So इस theory के according ये है कि suppose अगर अगर आप स्टूडेंट है, अगर टीचर नहीं है तो आपको क्या लगेगा, एक मतलब कि आपकी कैसे फील करोगे ना। और तो आप टीचर आपकी क्लास में आते हैं तो आप क्या करते हो कि एक मोटिवेशनल वो अगर पढ़ाएंगे या फिर कुछ आपको थोड़ा इंस्पायर करेंगे मोटिवेट करेंगे, तो एक आपको रहता है कि हाँ फील बेटर रहता है। ऐसे ही अगर आपके फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में भी एक बहुत अच्छा जो फ्रेंड है जो कि ज्ञान दे रहा है सबको कि हाँ तुम्हें ऐसे करना चाहिए, मोटिवेट कर रहा है, तो एक गुड फ्रेंड सर्कल में जो आपको अलग पर्सनैलिटी देती है हाँ कि हमारे ग्रुप का ये लीडर है ऐसे। तो ऐसे ही जो अगर हम किसी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो जहाँ पे कि जो लीडर है वो दूसरे पर्सन को, दूसरे इन द सेंस जो उसके उस लीडर के अंडर काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स हैं, तो उनको भी बेटर फील होगा उनकी प्रेजेंस से, बिकॉज दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर और गुड मोटिवेटर, इंस्पायर करेंगे और एक इमोशनल सपोर्ट करेंगे, तो उनसे जो पीपल होंगे वो बेटर फील करेंगे। Situational theory. Different situation require different traits to become leader. So a person who is a leader at one situation may become
फॉलोवर एट अनदर सिचुएशन। सो सिचुएशनल थ्योरी मैंने आपको पहले भी बताई थी, बट इसमें क्या होता है कि जो ये सिचुएशनल थ्योरी है उसमें बहुत डिफरेंट ट्रेड्स आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रह सकते हैं। सपोज कि अगर अभी इस ग्रुप में एक लीडर है तो हो सकता है कि वो दूसरे ग्रुप में फॉलोवर हो, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशनल थ्योरी को अपनाना पड़ता है बाय द लीडर। एंड नेक्स्ट इज कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी जैसे कि अभी भी हमने पढ़ा था, तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू रिलेशन ये थ्योरी आती है और ये डिपेंड करते हैं 3 सिचुएशन में, जैसे कि लीडर और मेंबर, टास्क स्ट्रक्चर क्या है और पोजीशन पावर क्या है। सो लीडर जो मेंबर होता है, रिलेशनशिप मीन द फेथ एंड लॉयल्टी ग्रुप मेंबर्स पोजेस टुवर्ड्स द लीडर। सो लीडर और मेंबर के बिटवीन में भी एक फेथ होना चाहिए, एक लॉयल्टी होनी चाहिए, जहाँ पे कि जो ग्रुप मेंबर को है अपने लीडर से कि हाँ हमारा लीडर है तो हाँ वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, मीन्स हमें गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लीडर और मेंबर में भी रिलेशनशिप होना चाहिए और मेंबर्स को भी उन पे फेथ होना चाहिए। एंड देन टास्क स्ट्रक्चर इज सेट टू बी हाई इफ इट इज easy to define and measure a task in terms of goal, clarity, extent to which the decision can be verified, multiplicity of goal, path, and specificity of solution. If not, then task स्ट्रक्चर इज लो। टास्क स्ट्रक्चर जो होता है वो हाई होते हैं, डिफाइंड होते हैं, जहाँ पे कि जो टास्क है उसको मेजर कर सकते हैं और जो डिसीजन है उनको भी वेरीफाई कर सकते हैं, जहाँ पे कि कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे गोल होते हैं और बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं जहाँ पे कि जो टास्क होते हैं और कभी कभी जो टास्क का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत लो भी होता है। तो टास्क के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि हाई टास्क है, लो टास्क है, तो उससे ही जो लीडर है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द पोजीशन पावर। इट इज मीन द पावर विच दे आर ऑब्टेनिंग बाय सिटिंग इन अ स्पेसिफिक पोजिशन ऑन अ चेयर। एक चेयर की पावर होती है ऐसी। तो पोजीशन ऑफ पावर मीन्स कि जहाँ पे कि जो पर्सन है, जो लीडर है, वो किस पोजीशन में है, उसकी पावर को डिफाइन किया जाता है। देन पाथ गोल थ्योरी। एज पर दिस लीडर फैसिलिटेट द फॉलोवर टू अकम्प्लिश गोल बाय मिनिमाइजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिवार्डिंग देम फॉर अकम्प्लिश द टास्क। पाथ गोल थ्योरी में आता है कि यहाँ पे जो लीडर है वो फॉलोअर्स को मोटिवेट करते हैं जिससे कि जो फॉलोअर्स है अपने गोल को अचीव कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन के, बहुत ही कम ऑब्स्ट्रक्शन के, और फिर उनको रिवॉर्ड भी मिलते हैं जब उनका काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। Next is the style of leadership which is very important. Autocratic leadership, इसका definition है कि the leader make decision unilaterally with little or no input from team members, best for quick decision making, crisis situation, or some pros and cons. So fast clear direction and cons can demotivate employee, limit creativity. So autocratic leadership ऐसी leadership है जहाँ पे कि जो leader है उसके खुद के decision है, जहाँ पे कि जो team members है उनके बहुत ही कम या फिर नहीं है उनके कोई भी inputs. So यह ये बहुत बेस्ट है कि जब किसी भी पर्सन को क्विक डिसीजन मेकिंग ले, क्योंकि उसको खुद ही डिसीजन लेना है तो वो बहुत ही ईजिली डिसीजन ले सकते हैं। और समटाइम जो क्राइसिस की सिचुएशन है वहाँ पे भी ऑटोक्रेटिव लीडरशिप काम आती है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं रहते कि किससे पूछना है किससे पूछना है, दे विल गिव देयर ओन स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज आता है प्रोन्स। ये बहुत ही फास्ट डिसीजन से होते हैं और क्लियर डायरेक्शन मिलती है इस लीडरशिप में। और कॉन्स भी आते हैं कि यहाँ पे डिमोटिवेट हो सकते हैं एम्प्लॉय बिकॉज दे हैव टू लिसन ओनली वन पर्सन दैट इज लीडर। एंड लिमिट क्रिएटिविटी, क्योंकि जो पर्सन है वो खुद की जो नॉलेज है, खुद की जितनी भी उसकी क्रिएटिविटी है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो उसी पे बेस्ड है। वहाँ पे उसको बिकॉज वो ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट नहीं ले पा रहे तो उसको कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो उस जो लीडर है उसको खुद के डिसीजन लेने हैं। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी इसे कहते हैं। तो डेफिनेशन, द लीडर इन्वॉल्व टीम मेंबर्स
in the decision making process, best for team with experience and creativity. Pros boost engagement and morals, and cons slow decision making. So जो डेमोक्रेटिक होती है वहाँ पे की जो लीडर होते हैं वो टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करता है कोई भी डिसीजन लेनी हो, और ये बहुत बेस्ट होता है कि जहाँ पे की जो टीम है उसको एक्सपीरियंस मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है, और कुछ क्रिएटिविटी थॉट्स भी वो अपने गोल को अचीव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका ओपिनियन लिया जाता है। एंड देन प्रॉन्स आते हैं, इसमें जो भी इंगेजमेंट है और मॉरल्स हैं एम्प्लॉय के वो देखा जाते हैं, और बट ये जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप आती है उसमें स्लो डिसीजन मेकिंग रहता है, बिकॉज दे हैव टू नो अबाउट ऑल द ओपिनियंस ऑफ एवरी एम्प्लॉय। तो ये इसमें थोड़ा डिसीजन लेने में स्लो रहता है। Transformational leadership. The leader inspire and motivate employee to exceed expectation and embrace change. Best for organization undergoing change or growth. Pros high innovation, strong team loyalty. Cons can overtook short term task. So जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप आती है इसमें जो लीडर है वो इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आते हैं कभी कभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है सर्टेन चेंज आते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, और मैंने चेंज आ सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ग्रोथ को लेके या उसकी जो पर्टिकुलर गोल्स गोल्स हैं।
The leader should inspire, motivate, employee to exceed expectation and embrace the change according to the situation. जितने भी changes रहती हैं तो वो leaders को करनी पड़ती है. वो मोटिवेट भी कर सकते हैं एम्प्लॉय को और इंस्पायर भी कर सकते हैं. सो इसमें कुछ प्रॉन्स आते हैं, जैसे कि इसमें बहुत हाई इनोवेशंस आते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम लॉयल्टी फीलिंग आती है, एंड कॉन्स देन कैन ओवर टू शॉर्ट टर्म गोल्स टास्क. Transactional leadership focus on the structure, reward, and performance. Clear role and task are rewarded when met, and the task-oriented environment, production lines, and the pros are clear expectation, measurable outcomes, and cons limited innovation, less focus on the team development. So generally transactional leadership में focus होते हैं जो structure और reward देते हैं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग. सो इसमें क्लियर रोल होते हैं और टास्क होते हैं, और जब वो रोल्स और टास्क फुलफिल हो जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स मिलते हैं. देन इसमें जो बेस्ट आउटकम है इसमें है कि दीज आर टास्क ओरिएंटेड, और इसमें जो इन्वायरमेंट ये प्रोडक्शन लाइन्स हैं उनको इंक्रीज होता है. देन इसमें कुछ प्रॉन्स आते हैं, जैसे कि क्लियर एक्सपेक्टेशंस रहती हैं क्योंकि गोल्स फिक्स्ड रहते हैं और दे हैव टू अचीव द गोल्स, एंड मेजरेबल आउटकम. एंड द कॉन्स आर लिमिट इनोवेशंस हो सकते हैं, लेस फोकस्ड ऑन द टीम डेवलपमेंट बिकॉज दे नीड इंडिविजुअल रिवॉर्ड, सो समटाइम दे कैन फोकस ऑन देम इंडिविजुअली. So laissez-faire leadership definition: the leader offers minimal supervision and allow team members to make decisions. So best for highly skilled or creative teams. Pros encourage independence and cons can lead to lack of direction or control. So the leaders को जो लेस फेयर लीडरशिप आते हैं उसमें बहुत ही कम सुपरविजन दिया जाता है, और यहाँ पे जो टीम मेंबर हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने डिसीजंस को ले सकते हैं. सो इससे क्या होता है कि जो स्किल्स होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होती है, और जो टीम मेंबर्स हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है किसी भी काम को करने के लिए. एंड देन प्रॉन्स इसमें एक आते हैं कि जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको इंडिपेंडेंस मिलता है अपने डिसीजन को लेने के लिए, क्रिएटिव आइडियाज़ को सोचने के लिए. एंड कौन से इसमें आता है कि समटाइम लैक ऑफ डायरेक्शन और कंट्रोल, क्योंकि इसमें जो सुपरविजन होगा लीडर का वो बहुत ही कम रहता है. Servant leadership definition: the leadership focus on the needs of the team, helping people to develop and perform highly as possible, best for building strong team culture and trust building, loyalty, strong ethics, and cons can be slow to make tough decisions. So in that servant leadership जहाँ पे कि जो लीडर्स होते हैं वो फोकस करते हैं टीम की नीड को और हेल्प करते हैं जो पर्सन्स हैं उनको परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए. तो इसमें जो बेस्ट आता है इसका या जो इसके इम्पोर्टेंस आता है वो ये होता है कि जो टीम मेंबर्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कल्चर्स होते हैं, मीन्स कि ये जो टीम है वो एज ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होके आएगी, तो वहाँ पे जो ट्रस्ट है या जो टीम स्पिरिट है वो इंक्रीज होगा. एंड इसमें जो प्रॉन्स आते हैं कि यहाँ पे जो लॉयल्टी होगी ग्रुप के टुवर्ड्स वो इंक्रीज होगी और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एथिक्स रहेंगे. एंड कॉन्स कुछ टाइम ये हो सकता है कि स्लो और टफ डिसीजंस रह सकते हैं. Situational leadership: the leader adjusts their style based on the situation, team maturity and task at hand. सो इसमें जो लीडरशिप आते हैं वो जो लीडर्स होते हैं वो अपने स्टाइल को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और जो उनको टीम मिली होती है उसकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, और सम टाइम कि उनको टास्क कैसे हैंडल करना है, लाइक दैट दे हैव टू एडजस्ट. So next, it is bad for dynamic environment, and pros highly flexible and adaptive. Cons require deep understanding of the people and context. So best for dynamic environment means changeable environment में situational leadership बहुत important role play करती है. और process में जो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है जो adjustment हो रहा है और जो leadership style है वो change हो रही है, तो ये highly flexible रहता है, adaptive रहता है. और cons इसके आते हैं कि they sometimes they require deep understanding for the people because they are having the sometimes the people having less understanding. So next is leadership skill of personal behavior, sensitive to the feeling of the group, identify self with the need of group, does not ridicule or criticize others suggestions, does not argue. So this is the personal behavior of a leadership.
दैट द लीडर को बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स द फीलिंग, जो ग्रुप्स की फीलिंग है, और उनको आइडेंटिफाई करनी है नीड ग्रुप की भी। एंड देन उनको हमेशा ये नहीं करना कि उनको क्रिटिसाइज करना है ग्रुप मेंबर्स को, समटाइम दे हैव टू सजेस्ट द ग्रुप, और आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। सो स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लिसन एक्टिवली, मेक श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड, एस्टैब्लिश पॉजिटिव कम्युनिकेशन विद द ग्रुप, रिकॉग्नाइज एवरीवन कंट्रीब्यूशन आर इम्पॉर्टेंट। सो लीडरशिप स्किल्स में एक ये भी होना चाहिए कि लीडर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिस जहाँ पे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको वो लिसन कर ले और अंडरस्टैंड करें और एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन करें टुवर्ड्स दी employees. Next is skill of organization, develop short and long term objective, break big problem into the smaller one, share responsibility and opportunity, plan, act, follow up and evaluate. So skill of self examination, aware of personal motivation, aware of the group members, help group to aware their attitude and values, and S for self reliant, E for enthusiastic, and L for loyal and factual. So other leadership skill, that is motivation, delegation, positivity and trustworthiness, creativity, feedback, responsibility, commitment, flexibility. There are some applications of leadership in nursing, patient care coordination. Even new graduate nurses have leadership responsibility when they begin in nursing. Nursing leadership begins with the nursing care of individual patient. The student are guided to organize nursing care, establish a good priorities for each day, establish time and establish success and failure. Employees' responsibility, nurse have specific tasks or duties to perform. These tasks are determined by the plan and objective of the healthcare agency. It is important to read your job description carefully to continue to evaluate institutional factor influences own practice of nursing. Factors that compromise quality care should not be noted and addressed in the construction with the experienced nurses. Guidelines for delegating nursing care. New graduate nurses use leadership techniques when they direct work of non-professional staff and volunteer, and consider delegating tasks for non-professional staff. Mentorship. It is a relationship in which experienced individual advise and assist a less experienced individual. This is effective way of aging a new nurse into the leadership responsibility. So precipitatorship, an alternative model is precipitatorship. The precipitator is selected to introduce an employee to a new responsibility through teaching guidance. The relationship is limited by the new employee's need. Continuing education, leadership, managerial and administrative skill are needed. So there are good qualities of leadership: honesty, delegate, communication, confident, commitment, positive attitude, creativity, inspire, approach, intelligence, emotional stability, understanding human behavior, understanding the views of others, motivating the followers, judging the ability, responsibility and making decision and guidance. These all are included in the quality of the good leadership. Successful leadership in healthcare, a focus on mission, vision, and values, a culture of teamwork and change, communication and transparency, reward and recognition, and leadership development. So there are some difference between the leadership and management. So factor leadership and management: source of power, personal ability, authority delegated, and focus in leadership, vision and purpose, and management operating the result. Approach is transformational, and in management transactional. The process of leadership is inspiration and management is control, and it is emphasizes the leadership collectivity, and in the management it is individually. So futurity and proactive in the leadership, and in management there is must be reactive. And then type of leadership can be formal and informal, but in management there should be a formal type of leadership. So this is the difference between the leadership and management. Thanks for watching.